भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सपना रहा है कि इंडियन रेलवेज को प्राइवेटाइज करेंगे और इस प्राइवेटाइजेशन के दम पे जो इंडियन रेलवेज इसमें प्राइवेट कैपिटल आएगा और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अब इस पर्टिकुलर प्राइवेटाइजेशन के इनिशिएटिव के लिए खासकर इंडियन रेलवेज में भारत सरकार को क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया है, लेकिन यहाँ पे सरबजीत अर्जन सिंह का एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट आया है इंडियन एक्सप्रेस के ओपिनियन सेक्शन में। इनका ये बोलना है कि भारत सरकार का ये जो आइडिया है ना इंडियन रेलवेज को प्राइवेटाइज करने का, ये फेल हो रहा है। और यहाँ पे जो व्यू पॉइंट दिए हैं सरबजीत साहब ने, ये बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं। मैं आपको बता दूं, ये जनरल मैनेजर रह चुके हैं इंडियन रेलवेज में, तो इनको इंडियन रेलवेज की बहुत अच्छी समझ है। तो यहाँ पे सरबजीत अर्जन सिंह क्या बोल रहे हैं इंडियन रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन के रिस्पेक्ट में, क्या यहाँ पे गलत हो रहा है और क्या होना चाहिए कि जिस तरीके से सरकार इंडियन रेलवेज को प्राइवेटाइज करना चाहती है उस तरीके से वो प्राइवेटाइज हो भी, कंज्यूमर्स को भी फायदा हो, वो प्राइवेट कंपनीज जो पैसा डाल रही है उनको भी फायदा हो और भारत सरकार को भी फायदा हो। इस टॉपिक को यहां समझाने की कोशिश करता हूं। गोइंग बैक टू 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को इंडियन रेलवेज ने ऑफिशियल प्रोसेस लॉन्च किया था कि हाँ भाई हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाएंगे। पिछले महीने इसकी बिड्स खोली गई और भारतीय रेलवेज के 12 सेक्टर्स में से आप देखोगे कि केवल 3 सेक्टर्स के लिए बिड आई हैं। अब आप बोलोगे सेक्टर्स नहीं, क्लस्टर्स बेसिकली। अब आप बोलोगे क्लस्टर क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो इंडियन रेलवेज है वो 12 क्लस्टर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं वो 12 क्लस्टर्स? तो मुंबई 1, मुंबई 2, फिर आप दिल्ली 1, दिल्ली 2, चंडीगढ़, हावड़ा, फिर पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद, जयपुर, चेन्नई और बेंगलुरु। इन 12 क्लस्टर्स में डिवाइडेड है आपका इंडियन रेलवेज। इन 12 क्लस्टर्स में से केवल 3 क्लस्टर्स के लिए बिड आई हैं, 9 क्लस्टर्स के लिए बिड ही नहीं आई हैं। 3 क्लस्टर्स के लिए 2 बिड्स आई हैं और उसमें से एक बिड आईआरसीटीसी की है, इंडियन रेलवे कैटरिंग वाली जो कंपनी है आईआरसीटीसी, ये इंडियन रेलवे की खुद की कंपनी है। तो ओवरऑल इफेक्टिवली जो भारत सरकार का आइडिया है कि हम प्राइवेट कैपिटल लेके आएंगे इंडियन रेलवेज में, ये यहाँ पे फेल होता नजर आ रहा है। अब ये फेल होता क्यों नजर आ रहा है, इस बात को हम लोग यहाँ पे थोड़ा खंगालने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला रीजन बताया जा रहा है इसके फेल होने का, वो ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार यहाँ पे चाहती है कि टेक्नोलॉजी आए, भारत सरकार यहाँ पे चाहती है कि पैसा आए, लेकिन भारत सरकार जो कंपनीज यहाँ पे पैसा डाल रही है उनको इफेक्टिव कंट्रोल नहीं देना चाहती है, उनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं देना चाहती है। क्या है ना, जब कोई प्राइवेट इन्वेस्टर अपना पैसा डालता है तो अपना पैसा डालते वक्त वो इस बात को एसेस करता है कि ओवरऑल कितना रिस्क है इन्वेस्टमेंट में और फाइनली कितना प्रॉफिट निकल सकता है। तो इसकी पूरी एक डिजाइन, एक ढांचा तय किया जाता है और इस ढांचे के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब ढांचा पहले ही इंडियन रेलवेज ने तय कर दिया है और उस ढांचे के हिसाब से प्राइवेट कंपनी से बोल रहे हैं पैसा डालो। प्राइवेट कंपनीज बोल रही है मेरा पैसा डूब गया तो, हमारा प्रॉफिट नहीं निकला तो इंडियन रेलवेज ने बोला अपना खुद देखना। तो देखते हैं इशू क्या है एक एक करके। जो सबसे बड़ा इशू है वो है लंपीनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, द मेमोथनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई पूरी की पूरी एक रेलवे लाइन, देखिए रेलवे लाइंस तो चली बिछी हुई है, उन रेलवे लाइंस के ऊपर पूरे के पूरे रेलवेज के डब्बे खरीदना और इन डब्बों को चलाना। अभी आपको रेलवे चलानी तो सबसे पहले रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना पड़ेगा ना। चलो रेलवे लाइंस तो बिछी हुई है, अब ये रेलवे के डब्बे खरीदना और इनको चलाना ये एक बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट है। तो एक भी पैसेंजर को सीट पे बैठाने से पैसे और उससे पैसा लेने से पहले आपको रेलवे कोचेस खड़े करने पड़ेंगे और ये रेलवे कोचेस खरीदने में पैसा लगता है। अब ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज हैं ये पूछ रही है कि भाई एयरलाइंस के दाम कम हो रहे हैं, हमारे सामने एयरलाइंस से कंपटीशन है, तो कल की डेट में मान लो हम रेलवे का डब्बा खड़ा भी कर देते हैं तो हमें इस बात का आइडिया नहीं है कि इस रूट पे कितने पैसेंजर्स चलेंगे। कल की डेट में पैसेंजर्स नहीं चले तो हमें क्या इंश्योरेंस मिलेगा सरकार की तरफ से, और ओवरऑल कल की डेट में अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बैठ सकता है तो सरकार की तरफ से क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। प्लस दूसरी बात, ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसके किसके बीच में, सरकार के बीच में, सरकार मतलब जो यहाँ पे रेलवेज को ऑपरेट कर रही है, और ओवरऑल इन प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में। तो मान लो प्राइवेट प्लेयर्स ने बिड्स ले भी ली और इन बिड्स के बेसिस पे पैसा इन्वेस्ट कर भी दिया। अभी इन्वेस्टमेंट में मान लो कल की डेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए बीच में, ये रेगुलेटर यहाँ पे मिसिंग है। अभी कहने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर को बैठाने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट इंजीनियर सरकार से इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो सरकार के हिसाब से चलेगा। तो ओवरऑल एक ऐसा रेगुलेटर जिसके ऊपर सरकार का जोर ना हो, ये मीडिएशन के लिए यहां पे जरूरी है। तो प्राइवेट प्लेयर्स को इस प्रकार के कुछ एश्योरेंसेस चाहिए जो सरकार से मिल नहीं पा रहे हैं। तो दो चीजें यहां बहुत मेजर निकल के आ रही हैं। एक तो पैसा बहुत खत्म करना पड़ रहा है, पैसा खत्म करने के बाद कितना ट्रैफिक यहां पे आएगा, मान लो ट्रैफिक नहीं आया तो सरकार की तरफ से इंश्योरेंस क्या मिलेगा। ओवरऑल कल की डेट में मान लो सरकार के साथ इन प्राइवेट कंपनीज का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको मीडिएट कौन करेगा,
इन सब पॉइंट्स पे चीजें क्लियर नहीं है, इसलिए ओवरऑल प्राइवेट प्लेयर्स यहां पे पैसा नहीं डाल रहे हैं और करंटली सरकार का जो रेलवे प्राइवेटाइजेशन का मॉडल है ये फेल हो गया। तो क्या अब इस फेल्ड मॉडल को सुधारने के लिए कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए 3 पॉइंट्स को एक जगह पे बिठा के निगोशिएट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो यह है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ऑफ द आर्ट रोलिंग स्टॉक चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ऑफ द आर्ट रोलिंग स्टॉक मतलब जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर दौड़ने वाले जो कोचेस है रेलवे के डब्बे, तो वो रोलिंग स्टॉक हमको स्टेट ऑफ द आर्ट हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी का चाहिए। दूसरा, इंडियन रेलवेज को प्राइवेट कैपिटल चाहिए। अभी इसी प्राइवेट कैपिटल के लिए तो प्राइवेटाइजेशन की बात कही थी। तीसरा, जो प्राइवेट कैपिटल आएगा, जो बिजनेसेस यहां पैसा डालेंगे, उनको इस बात की एश्योरेंस चाहिए कि वो पैसा कमा सकें, प्रॉफिट कमा सकें। जब तक उनको इस बात की एश्योरेंस नहीं होगी वो प्रॉफिट कमा सकें, तब तक वो पैसा नहीं डालने वाले हैं। तो यहां पे ओवरऑल इन पेंडिंग इश्यूज को सॉल्व करने के कुछ बड़े अच्छे आइडियाज दे रहे हैं सरबजीत साहब। पहला आइडिया इनका क्या है कि ये जो रेलिंग स्टॉक है, ये जो ट्रेन की पटरियों पे दौड़ने वाले कोचेस हैं, एक काम करो, आप इनको खरीदो मत, आप इनको किसी बड़ी कंपनी से लीज पे ले लो। तो जब आप इनको किसी बड़ी कंपनी से लीज पे ले लोगे तो जो अप फ्रंट मैसिव इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा, तो प्राइवेट कंपनीज इतना घबराएंगे नहीं पैसा डालने में। दूसरा आइडिया यहां पे क्या दिया जा रहा है? ओरिजिनली जो प्राइवेट कंपनीज बुलाई जा रही हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके सामने जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रखा जा रहा है वो 35 साल का रखा जा रहा है। अब एक प्राइवेट कंपनी अगले 35 साल में कितना पैसा कमा पाएगी वो एसेस ही नहीं कर पा रही है। मार्केट किस हिसाब से बदलेगा, एयरलाइन सेक्टर किस हिसाब से उठेगा। तो ओवरऑल सरबजीत साहब बोल रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है प्राइवेट कंपनीज के साथ, उसको 15 से 20 साल का करो, ना कि 35 साल का। क्योंकि 15 से 20 सालों में एक प्राइवेट कंपनी सही तरीके से एसेस कर पाएगी कि हाँ भाई इतने समय में उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। 35 साल एक बहुत बड़ा पीरियड है, तो 35 साल का बफर जोन लेके कोई भी प्राइवेट कंपनी पैसा डाले, इस बात के चांसेस थोड़े कम है। और तीसरी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। वो कंपनीज जो ऑलरेडी रोलिंग स्टॉक को लीज करने के धंधे में इन्वॉल्व हैं, तो वो कंपनीज जो ऑलरेडी रोलिंग स्टॉक को लीज कर रही हैं, जिनसे आप रोलिंग स्टॉक लीज पे ले रहे हो सके तो उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर लो। और लॉन्ग टर्म में अगर वो सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको भी पूरे प्रोजेक्ट के प्रॉफिट के बेनिफिट्स आपको देने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट था ना कि आप लीज पे ले लो रोलिंग स्टॉक्स को, जो रेलवे कोचेज उनको लीज पे ले लो। तो जो कंपनीज रेलवे कोचेज लीज पे दे रही हैं, ओवरऑल रेलवे की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी आप उनसे ही लो और उनको पार्टनर बना लो उन पूरे प्रोसेस में। तो अगर वो पार्टनर बन जाएंगे तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी के लिए, इंडियन रेलवेज की प्राइवेटाइजेशन के लिए वो भी अपना पूरा जोरों कोरों से इन्वॉल्वमेंट करेंगी। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जब बात आती है तो ये इतना सिंपल नहीं है। देखिए, रेलवेज की टेक्नोलॉजी के क्रिटिकल एलिमेंट्स को समझने के लिए और इनको अब्सॉर्ब करने के लिए डिजाइन में भारत सरकार को बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा और हमारी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और नेशनल लेबोरेटरीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब चाइना में हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी ना, तो चाइना ने 25 नेशनल फर्स्ट क्लास की यूनिवर्सिटीज, 11 फर्स्ट क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और 51 नेशनल लेवल लेबोरेटरीज को इन्वॉल्व किया था। इंडिया को भी अपने एलीट साइंस एंड टेक के इंस्टीट्यूशंस को यहां पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, डिजाइन प्रोसेस के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और इनिशियली जो भी लॉस के पैरामीटर्स हैं उनको उठाने का वादा करना पड़ेगा, तब जाके यहां पे प्राइवेट कैपिटल आने वाला है। तो इंडियन रेलवेज ये स्टांस नहीं रख सकती कि सारा मैनेजमेंट हम करेंगे, बस प्राइवेट कंपनीज आके यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दें, लॉस हो गया तो उनका, हम तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम कोई लॉस नहीं उठाएंगे और ओवरऑल ओनरशिप भी हमारी रहेगी। तो इस इंस्टेंस के साथ रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। जो भी प्लेयर्स आपके साथ प्राइवेटाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको आपको कुछ इंश्योरेंस देना पड़ेगा, एश्योरेंसेस देना पड़ेगा, प्रॉफिट का वादा देना पड़ेगा और आपको भी अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। तब ये इंडियन रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन वाला जो सपना है ये एफिशिएंटली हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अच्छा व्यू पॉइंट था, इसलिए डेफिनेटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया आसान भाषा में। आई होप आपको पॉइंट्स यहां पे समझ में आ गए हो। मेरा टारगेट आपको पॉइंट समझाना था। नोट्स वगैरह मत बनाइए, जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये समझिए। मैं भी पीपीटी वगैरह नहीं बना रहा हूं, क्योंकि पीपीटी बनाने में समय लगता है। मेरा काम है आपको समझाना। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। अगर जो चीज नहीं समझ में आई वो भी मुझे लिख के बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के डेफिनेटली हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।